हमारी पीढ़ी की कंफर्ट जोन की व्याख्या और तुम्हारी पीढ़ी की कंफर्ट जोन की व्याख्या बहुत अलग है। तुम्हें एक स्पेस चाहिए, तुम्हें अपना कमरा चाहिए, जो मिला। तुम्हें एक अपनी टाइम चाहिए, तुम्हें काफी लेट मिला बट मिला। माँ और बाबा जो है वो मुझे ये बोलते थे कि अगर ज्यादा मस्ती करेगा तो तुम्हें हॉस्टल में रख। मेरे एक्चुअली मैं अगर घर से बाहर निकलूं तो मेरे बैग चेक होते थे। यस, वही तुम्हारा कंफर्ट A जोन। lot of things that I do for to feel good are not necessarily in the comfort zone. आपकी जनरेशन को बोलते थे चलो अनपेड इंटर्नशिप करने आ जाओ, तुम्हें एक्सपीरियंस में पैसे मिलेंगे, मतलब एक्सपीरियंस मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे। आप जाके गधा मजदूरी करके आ जाते थे। हमारी जनरेशन में ऐसा नहीं होता। आई एम सॉरी, हमें पेड मतलब काम मतलब पैसे, श्रम और मेहनत मतलब पैसे। अगर वो नहीं मिल रहा है तो हम काम नहीं करेंगे। हमने अपना कंफर्ट जोन खुद ही तैयार किया और उस कंफर्ट जोन का इस्तेमाल भी हमने ही किया। अब आपका कंफर्ट जोन कोई और पहली पीढ़ी का व्यक्ति कर रहा है और उसका इस्तेमाल भी आप नहीं कर रहे हो। इस सब की जान ना होते हुए इसलिए तुम लोग ज्यादा सोते हो टेंशन से। यस, इट इज ट्रू। कुछ भी आई कुछ भी, यानी नमस्कार. आजचा एपिसोड सुरू करायच्या अगोदर मला तुमच्या काही कॉमेंट्सचा रिस्पॉन्स द्यायचा आहे. काही लोक विचारत होते की तुम्ही मराठीमध्ये कार्यक्रम का नाही करत आहे. आम्ही मराठीमध्ये कार्यक्रम करत आहोत. इनफॅक्ट आम्ही ह्याच्या अगोदर मराठीमध्येच कार्यक्रम सुरू केला होता, पण त्याच्या कॉन्सेप्टमध्ये थोडे अडथळे आल्यामुळे आम्ही तो थोडा पॉज होल्डवर ठेवलाय. त्यात हा सुरू केला असं झालं. आणि जे लोक विचारत होते की राजू सर तुमच्या मुलीला मराठी येत नाही का, त्यांना मी सांगेन की राजू सरांच्या मुलीला स्पष्ट मराठी येतं की नाही. तुला मराठी येतं, लिहायला, वाचायला, बोलायला सगळं मराठी येतं. करेक्ट. आणि मूळ मुद्दा असा कि इसको मैंने ही बोला कि हिंदी में एक एपिसोड करते हैं, एक प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि पूरे देश में हमारे जो चाहने वाले हैं उनके लिए हिंदी भी प्रोग्राम करना जरूरी था. और ऐसा नहीं है कि चाहने वाले हर कोई इंग्लिश भी समझता है पूरी तरह से. तो मैं ये मानता था कि हिंदी में प्रोग्राम करें तो उन तक पहुंचेंगे, और इसलिए ये प्रोग्राम जो बहुत बाद में आने वाला था वो पहले आया. मराठी प्रोग्राम जो यायचा होता तो होल्डवर आहे, तो येईल आणि अजून पण मराठी बरंच येईल. आणि मराठीवर अन्याय करणारा मी कोण. मी प्रथम आणि अंततः मराठी माणूस आहे. मी सुद्धा, म्हणजे वाटली कशी तरी एंड ऑफ द डे मराठीच आहे. आज का हमारा टॉपिक है कंफर्ट जोन. कुछ लोग पहले एपिसोड में एंड में टॉपिक डिक्लेयर कर देते हैं ये बिना सोचे हुए कि एक इंसान है जो टॉपिक लिख के रिसर्च कर रहा होता है, लेकिन कोई बात नहीं. तो आज का हमारा टॉपिक है कंफर्ट जोन और हम इस पे बातचीत करने वाले हैं. ये एक ऐसा शब्द है जो हमारे घर में बार बार आता रहता है, मेरे और पापा की बातचीत में बार बार आता रहता है, क्योंकि पापा मुझे कभी किसी भी घर में आता होगा, क्योंकि हमारी पीढ़ी की कंफर्ट जोन की व्याख्या और तुम्हारी पीढ़ी की कंफर्ट जोन की व्याख्या बहुत अलग है. हमारी पीढ़ी की तुम्हारी पीढ़ी की जो नेसेसिटी है वो हमारी लग्जरी थी. तो स्वाभाविक रूप से हमें फर्क तो आएगा ही कंफर्ट जोन में भी. तो ये शब्द इसलिए नहीं हमने चुना कि मैंने एक्चुअली अब मैं अपने ऊपर लेता हूँ. ये शब्द मैंने इसलिए नहीं चुना कि इसमें कुछ मतभेद थे हमारे बीच में. वो तो हैं. हाँ, वो हैं, लेकिन इसमें एक बात यह थी कि मैं लोगों को पहुंचाना चाहता हूं कि हर माँ बाप जो सोचते हैं वैसे बच्चे बिहेव नहीं करते. स्वाभाविक रूप से हमारे घर में भी कुछ अलग नहीं है, और वो बिहेव इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी कंफर्ट उनकी नेसेसिटी है. और हम तो एक ऐसे तलवार की धार पर हमारी पीढ़ी चलती थी कि जिस पे यहाँ वहां होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी. ओके, तो मेरा सवाल ये है फिर, आपकी पीढ़ी तलवार की धार पर क्यों चली? देखिए, ऐसा है कि देश और समाज और देश की अर्थव्यवस्था भी इसमें बहुत सारी चीजें मायने रखती है. हमारे बचपन के टाइम में देश इतना संपन्न नहीं था, पहली बात. तो स्वाभाविक रूप से जो आज उच्च मध्यम वर्ग दिख रहा है वो
निम्न मध्यम वर्ग था, और जो आज निम्न मध्यम वर्ग दिख रहा है, अब तो वो गरीब हो गया 2014 के बाद, लेकिन वो गरीब था, यानी जैसे था अब वैसे हो गया है। लेकिन उस टाइम में हम लोग निम्न मध्यम वर्ग से आते थे, तो हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं थी जो हम अपने पापा को बोले की बाबा मला कम्फर्ट झोन मध्ये पाहिजे हे सगळं. आय जस्ट कांट डू दैट, ओके. और हमारे फादर, जो मेरे मेरे फादर, क्या मैं बताता हूँ आपको एक कहानी जो तुम्हें नहीं मालूम, जबकि मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ, ये ठीक नहीं है, मुझे तुम्हें अकेले में, और जब वो थे तब बतानी चाहिए थे, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ. मेरे फादर उन उम्र की 36 साल के हुए तब वो मुंबई में आकर पढ़ाई आगे की करने लगे. जो मैट्रिक थे, आगे उन्होंने ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर बजाज से उन्होंने एमबीए किया, और जब वो आखिर ऑल्सो इन लॉ कॉलेज, वो लॉ के पहले 2 साल पूरे किए, लेकिन ये बच्चे, यानी मैं और मेरी सिस्टर और मेरी माँ जो हाउस वाइफ थी, उन्हें संभालना, नौकरी करना, और ये सारी कॉलेज और पढ़ाई करना कितना मुश्किल. आज तुम्हारे सिर्फ पढ़ाई करनी है तो भी कितना मुश्किल आता है तुम्हारे लिए. तो है. हमने बोलते हैं तो तुमको गुस्सा आता है कि पढ़ो. तो बाबा ये सब खुद के बल पे करते थे, और वो बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर एचआर थे. कहां से कहां तक उन्होंने सफर तय किया, उसके लिए उनको एक रुथलेसनेस आ गई थी. और चूंकि एक सेल्फ मेड मैन में जो होती भी है, तो वो हमारे कंफर्ट जोन का अगर सोचते तो वो अचीव नहीं कर पाते, या फिर उनके उम्र के एक पड़ाव पर वो जो उन्होंने हासिल किया वो नहीं कर पाते. तो वो ये सब मैं अब सोचता हूँ. देखिए, उस टाइम में मेरे किताब में बाबा विलन थे, क्योंकि वो हमारे लिए ना ही वक्त देते थे, कुछ बोले तो वो सीधा पीटते थे. और तीसरी बात तो वो गुस्सैल बहुत थे. मैं भी गुस्सैल हूं, लेकिन मैं पीटता नहीं हूं. हाँ, तो हाँ, तो ये सारी बातें थी. तो इस हालात में कंफर्ट तो छोड़ो, मैंने अगर साइकिल मुझे मांगनी है तो 3 बार मैं मम्मी को बोलता था, और मिली तो नहीं मुझे. हाँ, मैं मम्मी को बोलता था, फिर मम्मी बोलने में कतराती थी. उस वक्त की माएं जो थी, वो भी अपने पति से इतना खुलकर बात नहीं कर पाती थी. वो आजकल हम इसे आवर लास्ट जनरेशन ऑफ इनोसेंट मदर्स कहते हैं. हाँ, शायद वैसा नहीं है. इट्स अ ग्लोरिफिकेशन ऑफ पेट्रियार्की, बट यस. हाँ, पितृसत्ताक पद्धति की ये एक वो है. लेकिन परिवार में, हम जो उस परिवार से आए थे, वो जॉइंट फैमिली थी, वहां से गांव से आए, वो जो पिछले एपिसोड में लोगों ने सुना भी है. तो यहाँ आने के बाद हम एक छोटी फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली बनी. लेकिन इसमें इस दौरान ये हुआ कि वो संस्कार मेरी माँ तो भूली नहीं थी, और माँ सिर्फ मैट्रिक पढ़ी थी और एक हाउस वाइफ थी, और उसमें कुछ गुण थे, लेकिन वो अपने गुण से ज्यादा तवज्जो मेरे बाबा की खुशी को देती थी. बाबा की खुशी प्रथम हुआ करती थी, फिर वो घर की ओवरऑल जो खुशी होती है वो, फिर मेरा नंबर आता था. फिर मेरा नंबर बंद हो गया क्योंकि मेरी सिस्टर हो गई. तो हमारे घर में बेटियों को ज्यादा वो दिया जाता है, तो और छोटी भी थी वो, तो उसको ज्यादा देते थे. तो कंफर्ट जोन कहाँ से मिलेगा भाई इसमें. और हमारा घर भी इतना छोटा था, पहला वाला, फिर दूसरा बड़ा था, फिर धीरे धीरे बाबा की स्थितियां बदलती गई, वैसे हमारे घर बड़े होते गए. लेकिन 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 इसमें एक चीज ये है कि इसमें मेरे कंफर्ट जोन का कोई, मुझे आज तुम कंफर्ट जोन बोलती हो, यानी कंफर्ट जोन यानी तुम्हें एक स्पेस चाहिए, तुम्हें अपना कमरा चाहिए, जो मिला. तो तुम्हें एक अपनी टाइम चाहिए, तुम्हें काफी लेट मिला, बट मिला. लेकिन तुम्हारी अपनी टाइम चाहिए क्योंकि हाँ, तुम बोलो. लेकिन ये सारी चीजें जो है वो मेरे घर में नहीं, सिर्फ कुल मिलाकर उस टाइम के, उस दौर के हर घर में ऐसा ही हुआ था. और मुझे नहीं लगता लड़के और लड़कियों का अनुभव अलग होगा. हाँ, शायद कुछ लोग थे जिनके घर में उस टाइम में भी कंफर्ट जोन हुआ करा होगा, उनके बच्चे डून स्कूल में पढ़ते होंगे, वो सारी चीजें अलग ही है. लेकिन उस टाइम में मुझे अगर मैं बहुत ज्यादा मस्ती करता तो मम्मी डैडी, यानी जो माँ और बाबा जो है, वो मुझे ये बोलते थे कि अगर ज्यादा मस्ती करेगा तो तुम्हें हॉस्टल में रखेंगे. तो हॉस्टल का मतलब मेरे लिए एक सजा थी, ताकि तुम हॉस्टल, आज के दौर में लगता है कि हॉस्टल एक अच्छा है कि माँ बाप से दूर कुछ भी करो, मजे हैं. ऐसा नहीं था. वो हॉस्टल हमको डर लगता था हॉस्टल से.
और वो एक निहायत एक गलत वो चीज थी कि कुछ भी हम गलत करें तो पुलिस को बुलाऊंगी, ऐसा माँ कहती थी। तो पुलिस का डर बिठाने, ये जो सारी चीजें हैं वो ठीक नहीं थी, सारी चीजें ठीक नहीं थी, लेकिन ओवरऑल कंफर्ट जोन कुछ भी नहीं था। और जिसको तुम लोग कंफर्ट जोन बोलते हो वो हमारे लिए एक एक्सट्रीम लग्जरी थी, और वो मिलना नामुमकिन था, और वो हम समझ गए थे, और हम इतने समझदार थे कि उसके बारे में उफ तक नहीं करते थे। तुम लोग बगावत करके सीधा हाथापाई पे आ जाते हो, ऐसा हम करते नहीं। थैंक यू। यस, नो, बट माय क्वेश्चन स्टिल स्टैंड्स। हम्म। आपने ये कंफर्ट जोन क्रिएट क्यों किया? आपने ये मेहनत क्यों की? आपने अपनी फैमिली को उस स्ट्रेटा से लेके इस स्ट्रेटा में क्यों लेके आए? नहीं, एक तो बात यह है कि मुझे यह पता था कि बच्चों की समझ और उनका विकास, मेरे अपने अनुभव से मैं ये नहीं चाहता था कि मैं रिवेंज नहीं लेना चाहता था, प्रतिशोध की भावना नहीं थी कि मुझे जैसा मेरे घर में मिला वैसे ही मैं अपने बच्ची को दूं। यानी तुम एक ही हो, तुम्हारी कोई भाई बहन नहीं है, तो तुम्हारे लिए एक ही ऐसा ही करूं मैं, तुम्हें सजा के तौर पर कोई कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं करना था। सुनो मेरी बात, पूरी बात होने दो। लेकिन ये था कि अ, एक इंसान को अपना अच्छा बुरा सोचने का, अपना विकास करने का मौका कंफर्ट जोन में मिलता है, लेकिन उसका दायरा कितना होना चाहिए, इस पे हम मतभेद है। मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं तुमसे कि तुम जो कंफर्ट जोन की मांग करते हो, या तुम लोग, तुम्हारे साथी यानी तुम्हारी दोस्त जो है वो आती है, वो बोलती है, तो वो उससे मैं कोई मेरा मतभेद उससे नहीं है, लेकिन तुम्हारा दायरा इन्फिनिट की तरफ जाता है, असीम हो जाता है, तो मुझे दिक्कत हो जाती है। तुम लोग जितना मिलेगा उससे ज्यादा मांगते हो, दिल मांगे मोर टाइप्स हो तुम लोग। जैसे कि नहीं मुझे मालूम, लेकिन मैं उदाहरण सामने आएगा तो मैं दे दूंगा, मुझे जब वो याद आएगा। लेकिन परिस्थितियां जब भी कुछ भी आती है तो तुम्हें जैसे कि सोना, फॉर एग्जाम्पल नींद। Oh, I thought you were talking about gold. I was like, I've never asked for gold. सोना, no, you are not asking for gold, and that's great. It means your mom asked for gold, okay? So so तो एक्चुअली नींद हमें एक मुझे नींद जितनी तुम्हें आती है आज, उतनी ही मुझे भी आती थी, लेकिन हमारा टाइम जो था वो स्कूल हो ना हो, पापा सुबह 7 बजे, हमारे घर में एसी तो था नहीं बहुत दिनों तक, आखिर में आया, वो बहुत लेट आया, लेकिन सारी खिड़कियों के पर्दे खोल देते थे और सीधा सूरज की किरण मेरे चेहरे पे आया, ऐसा। मेरे दादाजी ये एंड तक करते थे, बाय द वे। हाँ, उनका आखिरी, लेकिन उतने वो आप लास्ट में अपने रूम में करते थे, तुम्हारे रूम में आके कभी नहीं किया उन्होंने, मेरे रूम में बाद में मैंने आने ही लिविंग रूम में करते थे। हाँ, उनकी तो आदत थी, लेकिन वो एक ओसीडी था उनका, कि वो इतने सालों तक करने के बाद उम्र 84 को वो ऐसा नहीं, रोकना नामुमकिन था उनके लिए। लेकिन ये जो एक उदाहरण है ये नींद का, तुम जितना चाहो उतना सो जाओ, और हम लोग कुछ बोले कि अरे इतना मत सो, तो तुम चिल्लाने लगती हो, या फिर तुम बोलने लगती हो कि मुझे नींद की जरूरत है, कुछ भी बोलती हो, कल रात में ठीक से सो नहीं पाई, कभी भी नींद कभी भी मैं कल रात में ठीक से सो नहीं पाई, मैं पढ़ रही थी, राइट दिस सेकंड मुझे नींद आ रही है। हाँ, नहीं, कल रात में ठीक से पढ़ नहीं पाई, फिर नहीं, कल रात में पढ़ रही थी, फिर कल मुझे बहुत, और एक्चुअली ये सच होता है हर बार, या ऐसा भी नहीं है, और ये हम लोग नजरअंदाज करते हैं, इसी को कंफर्ट जोन बोलते हैं। एक उदाहरण दिया मैंने, मेरे फादर उसके तहकीकात करते, एक्चुअली क्या पढ़ रहा था मैं अगर घर से बाहर निकलूं तो मेरे बैग चेक होते थे, उसमें मेरे यूनिट टेस्ट के पेपर्स जो चेक होके आते थे, उसमें कम मार्क मिले, अंक मिले, तो मैं दबा के नीचे रखता था, वो निकाल के शांति से बैठे रहते थे, पीछे एक छड़ी रहती थी, और आराम से बैठे थे, और मुझे आने देते थे, पूरा एकदम सहज होने देते थे, और बाद में वो पेपर निकालते थे और दिखाते थे, बोलते थे ये किसका है, किसी तुम्हारे दोस्त का है। बट ओके, आई हैव अ पॉइंट हियर। ओके, आपके टाइम में कंपटीशन कम थी, है ना? आपके टाइम में इसलिए हमने मेहनत ज्यादा की। करेक्ट। नहीं, एक सेकेंड, आप यूनिट टेस्ट फेल होते थे? नहीं, फेल नहीं होते थे, मार्क अंक कम आते थे। श्योर, आप ये सब कर पाते थे। हमारी जनरेशन को वो उतना ये नहीं है लीवे। हमें
एक तो हाईली कंपेटिटिव है दुनिया, दूसरा द वर्ल्ड इज ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स, तीसरा रोज न्यूज में कुछ ये नया, किसने बोला तुम्हें? ओह माय गॉड, रोज न्यूज में कुछ नया आता है जो देख के ऐसा लगता है कि मेरा दिल इसे नीचे गिर जाएगा सीने से निकल के। तो ये सब होते हुए हमारी जनरेशन एक इंक्रीजिंगली अनस्टेबल दुनिया की तरफ बढ़ रही है। हमें ये नहीं पता कि कल जब हम बड़े होंगे तब हमारे लिए पीने को पानी, सांस लेने को हवा ऐसा होगा नहीं होगा, क्या होगा, इस सब की जान ना होते हुए इसलिए तुम लोग ज्यादा सोते हो टेंशन से। यस, इट इज ट्रू। कुछ भी आई कुछ भी, यानी कंफर्ट, यानी मुझे फिल्में देखनी है, आज मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। ये कोई यार, मैं फिल्म, आपको मालूम है मैंने पहली फिल्म जो देखी थी वो यादों की बारात थी, और वो फिल्म इसलिए मैंने, और बहुत आने के बाद, वो रिलीज होने के बाद बहुत बाद, क्योंकि मैं रिलीज जब हुई तब मैं छोटा, मेरे चाचा लेके गए मुझे, इसलिए मुझे छोड़ा गया। तो उसके बाद मैंने सीधा 5-6 साल फिल्म ही नहीं देखी। और मैं एक मिनट मुझे बताता हूँ, मेरा एक प्रशांत नाम का दोस्त था, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें कंपैरेटिव स्टडी चाहिए ना तो मैं देता हूँ, क्योंकि मैंने कंफर्ट जोन क्यों रखा। तो तुम्हें ऐसा हफ्ते में 1-2 जो भी अच्छी नई फिल्में आती है वो देखना जरूरी होता है। हफ्ते में 1-2 इज नॉट रियलिस्टिकली पॉसिबल। आती ही नहीं है तो तुम कहां से देखोगी, लेकिन आती तो देखती, अगर आएगी तो तुम जरूर देखोगी। अब ये 14 साल में सरकार ने पूरा फिल्म प्रोपागंडा बना दिया, इसलिए तुम देखती नहीं तो पहले जैसे शाहरुख की लगातार फिल्में आती है वो आ जाती तो तुम जरूर जाके देखती, मुझे यकीन है। उस इंग्लिश फिल्म आती तो देखती, ये सब आती नहीं है आजकल। फिल्म उद्योग में ही कुछ परिवर्तन ऐसे आ गए हैं कि उसकी भी आखिरी सांसें चल रही है, तो इसलिए तुम देख नहीं पाए। लेकिन तुम्हारा ये मानना है कि तुम्हें थिएटर में जाके देखना है, तुम्हें घूमने जाना है, तुम्हें कॉफी शॉप जाके बैठना है, तुम्हें कुछ भी करना है, लेकिन तुम्हें मेन कोर काम जो है वो छोड़ के बाकी बहुत सारी चीजें तुम्हें अपने मन को अच्छा लगने के लिए, फील गुड के लिए करनी है, जिसको कंफर्ट जोन बोलते हैं। एम आई राइट? यस, वही तुम्हारा कंफर्ट जोन। A lot of things that I do to feel good are not necessarily in the comfort zone. हाँ, लेकिन तुम कोशिश वही रहती है तुम्हारी कि तुम्हें फील गुड हो। करेक्ट, लेकिन फील गुड, अब बुरी फिल्म होगी तो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2 पार्ट 2 हमने अक्षय कुमार की देखी, वो बुरी फिल्म थी, उठ के आ गए। दिस होल एंडेवर इज आल्सो एन अटेम्प्ट टू फील गुड। हाँ, लेकिन देखो ऐसा है, नॉट एवरीथिंग दैट मेक्स मी फील गुड इज अ कंफर्ट जोन, नॉट एवरीथिंग दैट्स अ कंफर्ट जोन इज मेक्स मी फीलिंग। कंफर्ट जोन में कुछ चीजें उपजाऊ होती है, कुछ चीजें उपजाऊ नहीं होती, कुछ चीजें प्रोडक्टिव होती है, कुछ चीजें प्रोडक्टिव नहीं होती। तो वो कंफर्ट जोन का, जैसे हवा का नाइट्रोजन से 75% हिस्सा भरा हुआ है, वैसे कंफर्ट जोन का 75% तुम्हारा हिस्सा प्रोडक्टिव चीजों से भरा नहीं हुआ, नहीं है। 25% हो सकता है भरा हुआ है प्रोडक्टिव चीजों से। लेकिन हमारे लिए, मैं जो बोल रहा था वो कि ये सोचना भी गलत था, क्योंकि तुम आज समझ नहीं सकोगी मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि आपके साथ भी गलत हुआ है, पर सवाल गलत नहीं हुआ है। नहीं, अरे सबको हक बनता है कि ऐसी चीजें एंजॉय करने का। देखो ऐसा है कि मैं एक बात बताता हूँ, कुछ भी चीज, कोई भी चीज गलत या सही नहीं होती। अब उससे हमारे में कुछ गुण आ गए और कुछ गुणों को तुमने खो दिया। मैं समझाता हूं, जैसे कि परसिवरेंस, और लगातार एक बात पे डटे रहने की आदत, और अपना लोहा मनवाने के लिए कुछ भी करने की हिम्मत, और असहज करने वाली स्थितियों में सरवाइव करने की ताकत, ये सारी चीजें हमें अपने सिकुड़े हुए कंफर्ट जोन ने दी, जो तुम्हारी पीढ़ी को बहुत कम मिलती है। तुम लोग जल्दी हार मान लेते हो, नहीं मानते हो तो फिर तुमको ऐसा लगता है कि सफोकेशन हो रहा है, या फिर देखो ऐसा है कि एंजाइटी किसको नहीं होती, डिप्रेशन किसको नहीं आता। हमारी पीढ़ी को आता है, तुम्हारी पीढ़ी को भी आता था, हमारी पीढ़ी को मालूम ही नहीं था। सुनो मेरी बात सुनो। लेकिन हमारी पीढ़ी को ऐसी चीजें मालूम ना होने से हमने अपने डिफेंस मैकेनिज्म को डेवलप कर दिया। Really? हाँ, लेकिन ये आप कह रहे हैं? नहीं, लेकिन एक सर्वाइवल मोड तक आने तक तो मुझे जब तक हेल्प नहीं मिली
तब तक हमको कोई 1911 ऐसा कुछ नहीं, 911 था नहीं हमारे पास, फोन भी नहीं थे यार। वो एक फैसिलिटी थी एक कॉमन, और उसमें हम लोग को एक फोन आया था पहले ठाणा के घर में, 505021 नंबर था, फिर वो बदल के 5405021 हुआ। वो ज्यादातर बंद ही रहता था। तो ये जो हालात है, ये तुम सोच नहीं सकती। तुम्हारा मोबाइल 10 मिनट के लिए बंद करके देखता हूं मैं, फिर तुम कैसे वो हो जाती है, जल बिना मछली हो जाओगी। मेरा मोबाइल 10 मिनट के लिए बंद हो जाए तो आप जल बिना मछली हो जाते हो, ये सोचा है कभी? हाँ, लेकिन वो मेरा कंफर्ट जोन अभी का है। लेकिन क्या है कि किसी भी बच्चे की चिंता करना या उसको लेकिन कम्युनिकेट आपके करना। टाइम में तो फोन नहीं हुआ करते थे, हाँ, तो आपके माँ बाप ने कैसे मैनेज किया? हमारे मम्मी डैडी को पक्का वो था उनका कि कॉलेज इतने बजे का है, तो इतने बजे तुम्हें निकलना है, इतने बजे कॉलेज है, इतने बजे और क्या है सबसे बुरी बात क्या मालूम है, मैंने तुम्हारा स्कूल कभी अंदर से नहीं देखा, मैंने तुम्हारा पहला वाला कॉलेज कभी अंदर से नहीं देखा जो ग्रेजुएशन तुमने किया, फिर लॉ कॉलेज भी मैंने अंदर से नहीं देखा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये मेरी वजह से नहीं है, नहीं नहीं, ये अरे इनका खुद का डिसीजन था। मेरा कॉलेज स्कूल जो भी है कभी अंदर से ना देखना, ये मैंने नहीं बोला है कि पापा आप मत आइए। आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर। कंटिन्यू। चलो, बात किसी भी वजह से मैं आगे जो स्टोरी बताऊंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे मम्मी डैडी का ऐसा था नहीं, मम्मी का तो छोड़ो, डैडी का, मेरे पिता को हर शिक्षक हर प्रोफेसर जानता था, और कुछ तो मेरी मम्मी को भी जानते थे, और वो लोग इतनी यानी सीक्रेसी मेंटेन करने में नाकामयाब होते थे कि मेरा हर बर्ताव, यानी किस लड़की से बात किया, यहां तक कॉलेज की बातें सारी पापा को पहले पता चलती थी। तो यहां तक मेरी मम्मी को पता चलती थी, मैंने एक आर्टिकल में वो सारी चीजें लिखी भी है। लेकिन ये सारी जो एक व्यवस्था थी वो हमारे कंफर्ट जोन को पूरी तरह से कुचल कर चली गई। मैं ये नहीं कहता कि हमें कंफर्ट जोन मिलता तो बुरा होता, मैं ये कहना चाहता हूं कंफर्ट जोन ना मिलने के भी कुछ फायदे हैं, और तुम्हारा कंफर्ट जोन थोड़ा कम किया गया अगर तुम्हारी पीढ़ी का, तो तुम्हें दोनों का बेस्ट मिल सकता है, ये मैं कहना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा तो कंफर्ट जोन पूरी तरह से। एक सेकेंड, बेचारे इनकी पीढ़ी को तो सबसे बुरा हुआ है, क्योंकि नहीं, पीढ़ी को जब हुआ ये छोटे थे तब इनके माँ बाप को इनके प्रोफेसर सब बताते थे, उनका कंफर्ट जोन बन गया। ये बड़े हुए तब इनके बच्चों के प्रोफेसर इनको कुछ नहीं बताते थे, तो बच्चों का कंफर्ट जोन बन गया। ये लोग बेचारे बीच में रह गए। इट्स ओके, इट विल बी फाइन। हाँ, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कंफर्ट जोन से क्या फायदा है तुम्हें? तुम्हें जो जितनी चाहे नींद। इमोशनल रेगुलेशन इज अ वेरी बिग थिंग। हमारे इस टाइम में इतनी झंझटें होती है। कुछ 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 भी ऐसा कि दुनिया एकदम साफ सुथरी और ठीक थी, महाभारत से टाइम नहीं है, महाभारत के टाइम से नहीं है। वो ये सारी जो जिंदगी की झंझट है ना, वो हमेशा रही है। वो छोड़ो, तुम इतना बताओ कि हमारे जनरेशन में कुछ यूनिक चैलेंज है। आप डिसएग्री करते हैं? हाँ, नहीं, मैं डिसएग्री नहीं करता, लेकिन उसकी यूनिक चैलेंज हर जनरेशन के सामने होते हैं। हमारे टाइम में स्काईलैब गिरने वाला था, तुम्हारे टाइम में गिरने वाला है नहीं? हाँ, बोलो। क्या? What is that? एक सैटेलाइट था स्काईलैब, तो हमको लगता था रोज अपने सर पे गिरेगा, लेकिन वो कहीं अटलांटिक ओशन में गिर गया आखिर, तो किसी को पता भी नहीं चला। हाँ, ऐसे चैलेंजेस रहते हैं। मुझे रात को ऐसा लगता था कि मेरे सर पे स्काईलैब गिर रहा है, इतना। तब न्यूज़पेपर्स में, रेडियो पे, हर जगह स्काईलैब गिरेगा, स्काईलैब गिरेगा, स्काईलैब गिरेगा, स्काईलैब गिरेगा। फिर Y2K आएगा, Y2K आएगा, सब बंद हो जाएगा, कंप्यूटर बंद हो जाएगा। What is Y2? I mean, I know what Y2K is, but नहीं, Y2K आएगा तो यानी 1999 के बाद 2000 आने वाला था ना, तो शताब्दी बदलने वाली थी। हाँ। तो कंप्यूटर सारे बंद हो जाएंगे और गलत गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा मानते थे, है ना? दुनिया भर के कई साइंटिस्ट वगैरह, वेस्टर्न कंट्रीज में स्पेशली, तो फ्लाइट से लेके कंप्यूटर से लेके सारी चीजें पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगी, ऐसा मानते थे। तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन वो जब तक हुआ नहीं तब तक हमें पता नहीं चला हुआ नहीं। जैसे स्काईलैब जब समुद्र में गिरा तब पता, हम लोग छूट गए। We were always scared of the Bermuda Triangle. We were scared of the tsunamis happening in Japan. I don't know if you remember, but जब वो सुनामी हुई थी तब मैं
टीवी पे हमारा पूरा टीवी पे देखा था। और मैं बहुत रो रही थी, मुझे लगा दुनिया खत्म। नहीं, लेकिन ये छोड़ो, ये सब्जेक्ट चेंज मत करो। मुझे कहो कि तुम्हारा इन्फिनिट जो कंफर्ट जोन की संकल्पना है, उससे इन्फिनिट तो नहीं है, क्योंकि नहीं, हमें संकल्पना इन्फिनिट है, मिलता नहीं है। बात यह है कि दिया जाए तो तुम पूरा 48 36 72 घंटा भी तुम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो। तुम्हारा कोई भी, मैं देखता हूँ तुम्हारी फ्रेंड कोई भी चाहते हैं, अब वो तो हो नहीं पाएगा इस दुनिया में, क्योंकि ये दुनिया ऐसी नहीं है कि आप बिना कुछ किए यहाँ हो सकते हैं। लेकिन तुम्हारी जो एक लिमिट तक जो कंफर्ट जोन मिला है तुमको बड़ा चढ़ाकर, उससे तुम्हें फायदा क्या हो रहा है? once again I am trying to speak and he cut me off. इमोशनल रेगुलेशन हो रहा है, हम दुनिया को और खुद के हक को समझ रहे हैं पहली बार। आपकी जनरेशन को बोलते थे चलो अनपेड इंटर्नशिप करने आ जाओ, तुम्हें एक्सपीरियंस में पैसे मिलेंगे, मतलब एक्सपीरियंस मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे। आप जाके गधा मजदूरी करके आ जाते थे। हमारी जनरेशन में ऐसा नहीं होता, आई एम सॉरी। हमें पेड मतलब काम मतलब पैसे, श्रम और मेहनत मतलब पैसे। अगर वो नहीं मिल रहा है तो हम काम नहीं करेंगे। तो तुम्हारी पीढ़ी कम्युनिस्ट है? हाँ, काफी सेल्फ अश्योर्ड है, खुद के हक के लिए लड़ने के लिए समर्थ है। एंड बाय खुद के आई मीन पर्सनल। ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैंने गांव में देखा है, जो किसान खेत मजदूर है उनके बच्चे, या गन्ना तोड़ मजदूर है उनके बच्चे, आज भी उनका बट उन्हें शोषण होता कंफर्ट है। जोन कहाँ मिल रहा है? नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो ये सोचो कि लेकिन उन्हें कंफर्ट जोन, जो मैं कंफर्ट जोन की बात कर रही हूँ, जो हम कंफर्ट जोन की बात कर रहे हैं, ये गांव में एक किसान के मजदूर के बेटे को भी मिलना चाहिए, ऐसा मैं कह रही हूँ। आप कह रहे हैं कि ये सही है, उसका शोषण क्यों हो रहा है? उसको खुद के बारे में कुछ नहीं पता, उसको खुद के हक के बारे में कुछ नहीं पता। उसको मालूम है, लेकिन उसका पेट भरने के लिए उसको अपने करेक्ट, हक की कुर्बानी देनी पड़ती है। करेक्ट। और पेट भरने और काम करने की जरूरत होने के बीच में जो स्पेस है उसे हम कंफर्ट जोन कहते हैं, करेक्ट? हाँ। बफर जोन। लेकिन एक बेसिक चीज है प्रियंका लेकिन कि हर सुनो, हर नहीं, हाँ, एक सेकंड, हर इंसान के पास ये बफर जोन होना चाहिए, वरना हम एक डेस्परेशन के तौर से जिंदगी जिएंगे तो उस जिंदगी का वो मतलब नहीं निकाल पाएंगे जो हमें निकालना है। तो हम जरूरतें पूरी करने के लिए जब तक जीते रहेंगे तब तक कला, तब तक आनंद, ये सब चीजें हमसे दूर रहती रहेंगी। देखो, एक बात मैं बता रहा हूँ। मेरा कंफर्ट जोन तुम्हें होने का, तुमने मुझे पूछा था कि तुम्हें नहीं मिला इसलिए हमको, तुमने क्यों वो क्रिएट किया, तो इसलिए किया कि तुम्हें वो मिले, बराबर। लेकिन तुम्हें मिले उससे सृजन हो। कंफर्ट जोन इज बेसिकली सृजन के लिए बनाई गई स्पेस है, जिससे, जैसे तुमने अब सही कहा, कला, कविता, चित्र और भी ऐसी चीजें जो है, जो आपके यानी आपके पास रोटी होती है तो फिर चांद की सोचते हो आप। करेक्ट। तो चांद की सोचने की जो अवधि है उसको कंफर्ट जोन हम बोल रहे हैं। करेक्ट लेकिन वो प्रोड्यूस करना पड़ता है, उसके लिए भी मेहनत है जी। सुनो, जैसे कि दोस्तोवस्की जैसा लेखक जो है, वो अपनी हाथ से अपनी किताबें, क्राइम एंड पनिशमेंट जैसी किताबें, जो पढ़ने के लिए मुश्किल हो जाती है, कई बार कैरेक्टर समझ में नहीं आते, वो नाम की, रशियन नाम का एक और अलग ही प्रॉब्लम है, लेकिन वो पता नहीं चलता कि कहाँ पर एडजेक्टिव है और कहाँ पर नाम है। वो तो ऐसे ऐसे नाम है, लेकिन फिर भी वो लिखना, उन्होंने 32 बार लिखी वो नॉवल। वैसे ही टॉल्स्टॉय, वो ह्यूज लिखा है, यानी ये लोगों ने जो लिखा है ना, वो सृजन है। वो अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उससे अलग थलग होके लिखते थे। जैसे गालिब ने लिखा है, बहुत ही उथल पुथल वाला माहौल था उसके इर्द गिर्द गालिब के, लेकिन गालिब ने जो लिखा है वो ऐसे माहौल में ही लिखा जा सकता है और ऐसे देश में ही लिखा जा सकता है। लेकिन वो प्रोड्यूस करना, वो सृजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सृजन तुम्हारी पीढ़ी में मुझे इतना दिखाई नहीं देता। ये मेरी प्रॉब्लम है, जिसके लिए मैंने यानी मेरे जैसे कई लोगों ने ये स्पेस क्रिएट किया। मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री ने अपना पूरा जीवन उसमें लगा दिया कि इस देश में पीढ़ियों को या एक जनरेशन को पूरे अपलिफ्ट किया जाए, गरीबी रेखा के ऊपर लाया जाए, ताकि उनको सृजन के लिए स्पेस मिले।
लेकिन वो स्पेस का इस्तेमाल उन्होंने भक्ति में किया, किसी बाबा को शरण आए, तुम नहीं आए, लेकिन तुम्हारे पीढ़ी की मैं देख रहा हूं बच्चे ऐसे काम कर रहे हैं जो उनके मिले हुए जो लग्जरी है, कंफर्ट है, उसकी उसका रूपांतर वो विनाश में कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक बात कहनी है, हर पीढ़ी के बिहेवियर के पीछे कुछ तो रीजन होता है। हमारी पीढ़ी भक्ति की तरफ क्यों जा रही है, आपको क्या लगता है? हमारी पीढ़ी इतनी सोती है, हम इतने अनप्रोडक्टिव है आपके हिसाब से, तो वो क्यों है, आप बताइए। क्योंकि अनप्रोडक्टिव और होने के लिए कोई वजह नहीं लगती, इसलिए अनप्रोडक्टिव होना आसान है, इसलिए है तुम लोग ऐसा ऐसा मुझे लगता है। मतभेद यहीं पे है ना। आपके जनरेशन में नहीं थे कंफर्ट जोन वाले लोग? हाँ थे। उन्होंने कुछ नहीं किया लाइफ में? किया तो उन्होंने भी किया और हमने भी किया। हमने किया नहीं, मैं अपनी भी नहीं कह रहा हूँ, मेरे जैसे लोगों ने किया। मैं अपने मेरे बारे जैसे में लोग बोलूं भी गलत करते है? हैं। हाँ, मेरे जैसे लोग भी करते हैं। मैं तो कहती हूँ कि जहां आपको एक उथल पुथल के टाइम पे एक गालिब मिले, अगर शायद थोड़ी शांति हो तो शायद 4-5 गालिब मिल जाए उसी नहीं नहीं जनरेशन नहीं, में। ऐसा नहीं होता। वो मैं ये नहीं कहूंगा कि हम गालिब का उदाहरण है नहीं ये। रखते। गालिब बहादुर शाह जफर की दरबार में भी थे और फिर बाद में बहादुर शाह जफर को लेके गए अंग्रेज और उनको कैद में रखा, उनके बेटों को मार दिया। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का, उसमें उसके बाद भी गालिब थे दिल्ली में। लेकिन वो दोनों अवस्थाएं जो थी इस देश की, इस समाज की, वो गालिब ने देखी थी। दोनों टाइम में गालिब ने, दोनों फेजेस में गालिब ने अलग तरह की अपनी रचनाएं की और उनको पढ़ने के बाद पता चलता है उस वक्त का हिंदुस्तान किस दौर से गुजर रहा था, समाज किस दौर से गुजर रहा था और हिंदुस्तान क्या था और क्या है एक्चुअली। हिंदुस्तान की आत्मा को अगर जानना है तो गालिब पढ़ना अनिवार्य है, जैसा कबीर पढ़ना अनिवार्य है। तो अपने वक्त के आप संतान होंगे ही, लेकिन आपके वक्त में जो है उसको आपको सृजन में अगर ढाल नहीं सके आप अपने वक्त में, तो आपके वक्त के बारे में आगे आने वाली पीढ़ियां कैसे जानेगी? ये मेरा कहना है। लेकिन हमारा सृजन आपके सृजन जैसा नहीं दिखता। तो कहाँ आप छुपा के रख रहे हो क्या? आपके जैसा नहीं दिखता तो मतलब क्या लिखेंगे नहीं, नहीं, फिल्म नहीं बनाएंगे, अब ये कभी कभी बोलेंगे और बस आपका सृजन नहीं दिखता नहीं। हम लिखते हैं, हम बोल What do you mean, कहाँ? देखिए आपकी पीढ़ी, देखो मैं बताता हूँ प्रियंका, हम लोग सीधे ही आ जाते हैं उस पे। आपके पीढ़ी में जितना लेखन करना चाहिए, किताबें आनी चाहिए, उतना किताबें नहीं आ रही है, और जो आ रही है वो काफी मीडियोकर है। हाँ मीडियोकर है, समझे। कविताएं, मैं कविताओं की कमी बहुत महसूस करता हूँ। मैं पुरानी कविताएं फिर से क्यों पढ़ता हूँ, इसका मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं नई नई कविताओं का शौकीन हूँ, लेकिन वो नई नई कविताएं मुझे पढ़ने नहीं मिलती। अगर मिलती भी, लिखता भी होगा कोई, तो मुझ तक नहीं पहुंच रही, हो सकता है। मैं नहीं अन्याय करना चाहता। फिल्मों का तो आप देख ही रहे हो, वो तो छुपा के कोई रख नहीं सकता बनाने के बाद ना। देखो ऐसा है कि फिल्में पर्दे के लिए नहीं बनती और किताबें कागज के लिए नहीं बनती। तो उससे लोगों तक पहुंचाने के लिए आप अगर बनते हो तो वो सारा जो परिश्रम है वो आप ही को करना है। उससे आपकी पीढ़ी हट रही है दूर, ऐसा मुझे लगता है। और उसकी वजह कंफर्ट जोन नहीं है। मैं कंफर्ट जोन को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कंफर्ट जोन का आप उपयोग करने में नाकामयाब रह रहे हो। हमें तो था ही नहीं, फिर भी हम कुछ करने हाथ पैर मार रहे थे ये सोच के कि आगे जाकर कंफर्ट जोन क्रिएट करे। हमने अपना कंफर्ट जोन खुद ही तैयार किया और उस कंफर्ट जोन का इस्तेमाल भी हमने ही किया। अब आपका कंफर्ट जोन कोई और पहली पीढ़ी का व्यक्ति कर रहा है और उसका इस्तेमाल भी आप नहीं कर रहे हो। ये मेरी बेसिक मतभेद हमारे दोनों के बीच में इसी बात पे है। करेक्ट। लेकिन शायद अगर मैं आपकी बात मान भी लूं कि कंफर्ट जोन थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये प्रोडक्शन कम हो रहा है। मैं कंफर्ट जोन की बात नहीं कर रहा हूं, छोड़ो ना। लेकिन ये फिर भी एक बहुत अर्बन प्रिविलेज सेंट्रिक अप्रोच है, क्योंकि मेरे हिसाब से कंफर्ट जोन उस आखिरी इंसान तक पहुंचना चाहिए जो इस देश में इन हालातों के अंदर सरवाइव करने के लिए लड़ रहा है।
जब तक उस इंसान तक कंफर्ट जोन नहीं पहुंचता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि कंफर्ट जोन बहुत ज्यादा हो गया है। मैं तुम्हें उसकी अगली व्याख्या बताता हूँ मेरी। जब प्रिविलेज लोग अपने माध्यम से सृजन करेंगे, तुम कविताएं लिखोगे, तुम आर्टिकल्स लिखोगे, तुम गद्य लिखोगे, तुम नॉवेल्स लिखोगे, तो फिल्में बनाओगे, डॉक्यूमेंट्रीज बनाओगे, म्यूजिक बनाओगे, कुछ भी करोगे, तुम्हारी पीढ़ी के अलग अलग लोग अलग अलग चीजें करेंगे, तो वो सारी चीजें वो आखिरी तबके तक पहुंचेगी। तो अभिजन जो हैं, प्रिविलेज क्लास जो हैं, उनसे वो प्रभावित हमेशा रहते हैं। तो आपके अनुकरण के माध्यम से वो भी अपना सृजन को ढूंढने लगते हैं। नहीं, अगर आपने ही प्रोड्यूस नहीं किया तो ये पूरा एक लॉस्ट जनरेशन हो जाती है। दिस आई एग्री विद। हमारे अभिजन क्लबों में नाच रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में पैसे उड़ा रहे हैं, घटिया फिल्में देख रहे हैं, डेटिंग एप्स पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। रील्स बनाना है स्टिल क्रिएशन। नहीं, क्या बनाते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है ना। रील्स बनाना नहीं, फिल्म बनाना इज अ क्रिएशन, लेकिन क्या बनाना। लाफिंग डे एंड नाइट मुझे देखो, ह्यूमर मुझे सबसे पसंदीदा जॉनर है। करेक्ट। मैं ह्यूमर से एंड डोंट यू थिंक और जिसे में ह्यूमर नहीं है ना, उसकी आईक्यू में कोई प्रॉब्लम है। करेक्ट, बट डोंट यू थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव गेन्ड अ प्लेटफॉर्म। लेकिन ये तूने बोला नहीं कि ह्यूमर से तुम मेरे से सख्त नाराज रहती हो, मेरे ह्यूमर से, क्योंकि तुम उसके बली हो जाती हो। मैं नाराज नहीं रहती, मैं बस कुछ कह नहीं पाती हूँ। देन इट्स जस्ट वन साइडेड एंड दैट्स नॉट फन। हाँ, नो, बट रीलों में, मतलब रील्स पे लोग कितनी अच्छी तरह से अपनी क्रिएटिविटी को शोकेस कर पा रहे हैं। हाँ ठीक है, ऐसे भी लोग हैं, मतलब हर विशाल भारद्वाज के साथ शायद एक आदित्य धार भी आ ही जाता है ना, एक पीढ़ी में। लेकिन तुम्हें विवेक अग्निहोत्री तो नहीं कहना है। हाँ श्योर, विवेक अग्निहोत्री, इफ वी आर गोइंग इवन लोअर, बट यस, सो एक विशाल भारद्वाज के साथ एक विवेक अग्निहोत्री आ जाता है। तो वैसे ही रील्स पे भी कुछ लोग बहुत ही अच्छा क्रिएटिव काम कर रहे हैं और कुछ लोग अपने हिसाब से जो उनको हो रहा है पॉसिबल वो कर रहे हैं। मैं तुम्हें इसका उदाहरण देता हूँ, मेरी पीढ़ी का। हाँ, रील्स कैसा है मैं बताता हूँ कि हम लोग बोलते थे, यानी हम मराठी में बोलते थे वर्तमान पत्री लेखन, यानी अखबार का लेखन। वर्तमान पत्री लेखन करता तो मीन्स अखबार में लिखता है। तो लेखक को ना मूलतः बहुत ज्यादा और बहुत ठोस लिखने की जरूरत होती है, जिसमें लेखन की कला है। लेकिन अखबार में क्या है, फटाफट तब हमें रिएक्शन आते थे, उसी दिन फोन आते थे, फिर लेटर्स आते थे, फिर खत आते थे, फिर फैन फॉलोइंग तैयार हो जाती थी। तो वो आसान था, यानी फास्ट फूड जैसा, है ना। इसलिए किताब कैसी है, किताब आपकी पूरी लोगों तक पहुंचने में 1 साल जाता है। करेक्ट। फिर 2 साल में आपको एस्टैब्लिश करने में जाता है। करेक्ट। एक किताब की यह हाल है। तो कुल मिला के समझ लो, एक किताब में आपको एस्टैब्लिश होने को 4 साल तो लगते ही है। तो हम लोग कैसे सोचते थे कि जो अखबार में लिखने वाले फटाफट लोग हैं, है ना, जो कॉलम वॉलम लिख के निकलते हैं, फिर उसकी किताब बनाते हैं कॉलम्स की, तो वो वाले लोग हैं ना, वो रील्स वाले लोग हैं तुम्हारी पीढ़ी के। करेक्ट। उनको इंस्टेंट चाहिए, लेकिन वो मरेगा। देखो ऐसा है कि कोई भी बड़ा पेड़ है ना, वो बड़ा होने में 100 साल लगते हैं, लेकिन वो 100 साल जिंदा भी रहता है। लेकिन धनिया है ना, धनिया 4 दिन में आता है, लेकिन 4 दिन में मर भी जाती है। वैसे ही है ये। इसलिए सृजन की व्याख्या करते वक्त उसकी इमॉर्टलिटी को हम समझना चाहिए। और हम लोग जो विषय है कंफर्ट, वो जमीन है जिसमें आपको वो सृजन करना है, जिसके लिए आगने वाली पीढ़ी और अभी की जो सर्वाइवल के लिए, यानी अपनी अस्तित्व के लिए जो लड़ रहे हैं बच्चे या तुम्हारी पीढ़ी के, उनको प्रेरणा मिले, ऐसी चीजें बननी चाहिए तुमसे, ये अपेक्षा होती है। लेकिन सृजन का अगर ये उपयोग नहीं हो रहा है तो वो सीधा आलस है, वो जमीन बंजर हो जाती है। फिर ये मेरी अपनी व्याख्या ये है। तुम्हारा और हमारा मतभेद वहां पर है जहां सृजन का संबंध आता है। हमारा मतभेद इसमें नहीं है कि कंफर्ट जोन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए,
इसमें मेरे में कोई दो राय नहीं है। हर व्यक्ति को उसके जीवन में उसके अपने टर्म्स पे जीने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन ये कागज पे हुआ। वैसे इकोनॉमी नहीं वर्क करती, वैसा जीवन नहीं वर्क करता, वैसे जाति संस्था वर्क नहीं करती, वैसे धर्म नहीं वर्क करते। ये सारी चीजों को पकड़ के आपको उनको प्रेरित करना है जिनको मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। ये मेरा अहम मुद्दा है। थोड़ा पर्सनल नहीं हो रहा आपको यानी तुम नहीं यार, है? तुम पर्सनल नहीं यार। एवरीथिंग सी व्हाट एवर इज No, पर्सनल everything is not about you. Yes, yes, Yeah. say it, say it. पर्सनल इज पॉलिटिकल। मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट कर रहा हूं, तुमको पर्सनल नहीं लेना चाहिए। हम्म, तुम हो सकता है तुमने 50 किताबें भी लिखी हो, लेकिन तुम 50 किताबें अगर लिखती हो तो तुम तुम्हारी पीढ़ी के प्रतिनिधि नहीं बनती, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी में कोई 50 किताबें लिखता नहीं है। that is true. तुमने लिखी नहीं है 50 किताबें। हाँ, मैं यहाँ पर एक पीएस देना चाहता हूँ। नहीं, मैंने नहीं लिखी है। हाँ बोलो। मैं एक किताब पे स्ट्रगल कर रही हूँ। नहीं, लेकिन आप सही कह रहे हैं। आई एग्री विथ यू कि हमारे इसमें शायद even if we are productive, it's not the kind of productivity that will be immortal, that will be left behind after we are gone types. And actually हमें अभी पता नहीं है कि ये जो ऑनलाइन हम जो चीजें बना रहे हैं, जो कंटेंट बना रहे हैं, उसका आगे क्या होगा, if anything. वो डेटा मिल रहा है यूएस में किसी को, आपके लाइक्स डिसलाइक्स, आप मार्केट बन रहे हो और उसके हिसाब से यूएस से गुड्स आएंगे जो और हम डम हो जाएंगे बना मार्केट रहे हैं, में। उसमें anyway, ठीक है। हाँ नहीं, बोलो ना, बोलो। तुम देखो अल्गोरिदम हाँ। सेट हो जाता है, जैसे बनाते हो ना, तुम्हारे लाइक्स डिसलाइक उसी से पता चलते हैं। तुम्हारा Scroll करने से भी देखो, लाइक्स डिसलाइक्स पता चलता है। मैं बताता हूँ तुमको कैसे। माध्यम कौन है? खुद व्यक्ति। उसका शरीर सामने आता है, उसको मेकअप पसंद है नहीं, उसको बालों की किस प्रकार की रचना पसंद है, उसको किस टाइप के कपड़े पसंद हैं, कई चीजें हैं जो बेची जाएगी बाद में तुमको। इससे एल्गोरिदम सेट होता है। करेक्ट। हाँ, तो तुम एक मार्केट बन रहे Why हो। are you teaching my own social media to me? I've taught you this. नहीं, मैं I swear off screen ये मैंने इनको सिखाया है, ये वापस आके मुझे नहीं, सिखा रहे हैं। मैं तुम जब पैदा हुई उसके बाद 3 साल के बाद, 3 साल की थी तुम, तब मेरा आयडियाज आर डेंजरस पहली किताब आई। उसमें बाई बाजार आणि पॉलिटिक्स ऑफ सेक्स नावाचा माझा लेख है, मेरा आर्टिकल है, बहुत बड़ा उसमें एसे है। उस एसे में ये मैंने थ्योरी पूरी तरह से एक्सप्लेन की है डिटेल के साथ, जबकि सोशल मीडिया सिर्फ ऑर्कुट था तब, फेसबुक भी नहीं आया था। This is a problem for me. This is a very personal me problem जो शायद आप रिलेट ना कर पाए, बट जब आपके डैड ये हो तो इनसे आर्ग्यूमेंट करना भी व्यर्थ है। क्या ही बोलोगे आप? एक पॉइंट के बाद मैं भी थक गई हूँ। मेरे से एक ही आदमी आर्ग्यूमेंट कर पाया, मेरा डैड। क्योंकि वो मुझे बात करने ही नहीं देते थे, सीधा हथियार ले लेते थे हाथ में, अपनी छड़ी, वो मुझे बात नहीं करने देते थे। तो मैंने सोचा कि सारे समाज पे प्रतिशोध ले लो। नहीं, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं ये भी कह रही हूँ कि हमें पता नहीं है कि हमारा सृजन कहाँ तक पहुंचेगा। जो हम काम कर रहे हैं वो रहेगा नहीं रहेगा, उसकी वायबिलिटी क्या है, हमें आइडिया नहीं है। नहीं, हर पीढ़ी में ये होता है। अब तुम्हारी उम्र की जो बच्चे हैं ना, उस उम्र में मैं था तब मुझे भी ये लगा था कि मेरी जीवन का उद्देश्य क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। ये हर पीढ़ी में होता है कश्मकश। लेकिन कुछ ऐसे खंबे थे जो हमने पकड़ के रखे थे, जो तुम लोगों के लिए नहीं है। यानी वो जैसे एक तुम्हारे पीढ़ी के जो प्रिविलेज बच्चे हैं, उन्हें जैसे कंफर्ट जोन मिला, वैसे कुछ खंबे नहीं मिले। जैसे कि हमें कुछ आइडियोलॉग थे जिन पे हमारा भरोसा था। हमने कॉलेज में मूवमेंट्स देखे थे जिनके साथ हम जुड़ते थे। दिस इज एन आइडियोलॉजिकली एम्प्टी जनरेशन। हमारे में ना कोई आइडियोलॉजी है, ना हमें कोई, और जो कहते हैं कि हम एपॉलिटिकल है, हम उनको बस आइडिया, उनको पता नहीं है कि वो क्या बिलीव करते हैं, और इससे शायद दुखद कोई चीज नहीं हो सकती। आपके टाइम में एटलीस्ट हर इंसान का एक ओपिनियन हुआ करता था। दे केयर्ड इनफ टू
say their opinion, to नहीं, have an आज opinion. हर कोई देखता है कि जेएनयू में स्टूडेंट्स मूवमेंट है। उस टाइम में हर गांव खेड़े के कॉलेज में स्टूडेंट्स मूवमेंट होते थे। और मूवमेंट्स क्या, हम लोग ऐसे चर्चाओं में ये इतने पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे हम लोग। तो अ, आपके बच्चे ऐसे कैसे हो गए? नहीं 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 नहीं, वो प्रॉब्लम ये है कि एक ऐसी स्थिति आई जब वो अर्थशास्त्र के अनुसार हम गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए। 2004 से लेके 2009 तक, है ना। उस टाइम में एक वॉइड क्रिएट हुआ, आईटी रेवोल्यूशन, ये वो वॉइड में ये सारी मूवमेंट्स, ये सारी चीजें हैं, उसको भुलाकर लोग ऐसा सोचने लगे कि बस अब खाना पीना और मौज करना यही जिंदगी है, पर्पस ऑफ लाइफ। उस लेवल पे उसको चंगड़वाद बोलते, कुछ भी बोलते हैं मराठी में। लेकिन आप सोचिए कि आपने जिस तरह से मुझे बढ़ाया है, जिस तरह से मुझे अपब्रिंगिंग जिस व्यक्ति में मुझे बदला है, वैसे ज्यादातर माँ बाप शायद नहीं करते हैं। लेकिन मैं कई लोगों के बच्चों को ऐसा करता हूँ। हाँ, आप दूसरों के बच्चों को भी करता हूँ। घर घर में ये चीज नहीं है। माँ बाप बच्चों को ये सुझाव देते हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि एक्टिव हो जाओ, ये आगे की सोचो, दुनिया के बारे में सोचो। अभी माँ बाप ऐसे बताते हैं कि तुम अपना देख लो ना, आगे फ्यूचर में क्या करना है। लेकिन वो हमारे जनरेशन में भी था। मेरा एक दोस्त है, हमारा करीबी दोस्त है, उसने एक सिंधी लड़की के साथ शादी की, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो वो हमेशा हंसता है, वो और उसकी वाइफ हंसती है। तो उसके घर, वो मराठी है वो, और उसकी वाइफ है सिंधी है। तो वो पहली बार उसके घर गया लड़की के, तो ये कल्चरल शॉक था उसके लिए। तो पढ़ा लिखा है बहुत ज्यादा और ये स्मार्ट है दिखने में। तो उसको 7 साल वो एक दूसरे को स्कूल से पहचानते थे और शादी तय हुई। दोनों ने तय की कि करेंगे या पूछेंगे। तो लड़के को लेके गई, तो लड़की की दादी बैठी थी, लड़की की सिंधी औरत, पाकिस्तान से वो लोग वापस आए थे। उसने लड़के को देखा, उसको ना पूछा कि नाम क्या है, जात क्या है, धर्म है, एक ही सवाल पूछा, कितना कमाते हो। वो इसको शौक इतना हो गया, ये सब तैयार करके गया था कि मैं ये पढ़ा हूं, वो किया है, इधर उधर डिग्री लिया है। तो बात 9 साल, ये जो बीच के साल रहे ना, लॉस्ट पीरियड जो है, उसमें सारी चीजें इस सवाल पे खो गई। करेक्ट। कितना कमाते हो, क्या कमाते हो। देखिए, मेरे जनरेशन में मैंने लिटरली देखा है, माँ बाप बच्चों को कह रहे हैं कि पैसा कमाओ, ये पॉलिटिक्स में कुछ नहीं है, जेई क्लियर करो अगले साल। नहीं, पॉलिटिक्स का भी नहीं, जेई भी इसलिए क्लियर करो कि ताकि ज्यादा पैसे कमा सको आगे जाके। नहीं, डॉक्टर इसलिए बनो क्योंकि कट प्रैक्टिस कर सको। करेक्ट। मेरे बचपन में, यानी मेरे यंग एज तक, गरीब हमारे शिक्षक हुआ करते थे। डॉक्टर भी कोई जीपी थे, वो भी कोई अमीर नहीं थे, हमारे जैसे रहते थे। तो गरीबी कोई गलत नहीं माना जाता था, लेकिन चरित्रहीनता गलत माना जाता था। अभी चरित्रहीनता ठीक है, हाँ, चरित्रहीनता को ओके है, लेकिन गरीबी पाप है। अभी जब मैं ये गुजरात मॉडल है, लेकिन सॉरी टू से, नो इट्स ट्रू। अभी जब मैं छोटी थी, तब मैंने कभी मेरे किसी दोस्त के घर पे ऐसे नहीं देखा कि उसके माँ बाप उसको बोल रहे कि तू किताबें पढ़, तू ये कर, तू वो कर। मेरे घर पे मेरे मॉम डैड, माँ बाप ऐसे मेरे सर पे बैठे रहते थे। अच्छा, पढ़ाई हो गई तो किताब क्यों नहीं पढ़ रही हो तुम? अच्छा, तुम्हारा इस बात पे क्या ओपिनियन है? तुम्हें दुनिया में ये हो रहा है, उसका क्या लग रहा है? अच्छा, हमारे परिवार में ये हो रहा है, उस पर तुम्हारी क्या राय है? ये सब मुझे तभी लगता था कि हे भगवान, ये लोग क्यों मेरे सर पे बैठ रहे हैं? बच्ची हूँ, बच्ची बनने दो। लेकिन आज जब मैं बड़ी होके देखती हूँ कि बाहर की दुनिया में इंटेलेक्चुअलिज्म की जो मौत हो रही है बहुत जोर से, बहुत बहुत एविडेंटली, उसमें ये पता चलता है। Wherever you feel uncomfortable, you can speak in English, or Marathi. Wherever you feel uncomfortable in Hindi. Yeah, Hindi is like my third language. Yes. Third language. Hindi is my third language. Anyway, so there is. पूरी तरह से भागवत साहब को खुश करने की जरूरत नहीं है. Okay. There's death of intellectualism happening everywhere, and you can see it in the way that films are being made. You can see it in the way that books are being written. Everything is just like a lazy adaptation of something else.
and this may be coming from the fact that I went to watch Wuthering Heights yesterday and was not good. But also, it comes from the fact that our generation is lost, clueless, and more importantly, completely shallow. हमारे अंदर कुछ बचा ही नहीं है. एक लास्ट पॉइंट बताता हूँ, फिर हम लोग रुकते हैं और नेक्स्ट एपिसोड का नहीं सब्जेक्ट मैं नहीं बताऊंगा. हाँ. मैं यही बोल रहा हूँ कि सब्जेक्ट तुम बताओगे इस बार. लेकिन मेरा पॉइंट तो रखने दो मुझे. मेरा पॉइंट ये है कि बड़ी वाली किताबें जैसे अलेक्जेंडर सोल्जनित्सिन है, क्लासिक्स जो है, बोरिस पास्तरनाक है, वुथरिंग हाइट्स, हाँ, तो ये सारी किताबें जो है ना वो पढ़ते नहीं है. यानी क्लासिक्स इसलिए नहीं, मैं साइंस पढ़ा हूँ इसलिए मैं क्लासिक नहीं पढ़ता, ऐसा कहना गलत है. ये कितना तो ऑल्डस हक्सले कितने लोगों ने पढ़ा है ना. तो बात यह है कि बच्चे किताबें नहीं पढ़ते. और मुझे कई लोग खत लिखते हैं कि हमारे बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए. ऐसा थोड़ी बता सकते हैं यार, आपको पहले साने गुरुजी पढ़ना चाहिए. विनोबा नहीं एक्चुअली साने गुरुजी और विनोबा भावे मराठी के नहीं. विनोबा भावे ने तो हर भाषा में लिखा है, लेकिन आसान लिखना बहुत मुश्किल है और उन्होंने लिखा है. आई एग्री. और शुरुआत तो उसी चीज से करनी चाहिए जिसमें पढ़ने मजा आए, आसान हो. पहले ही दिन पे आप वॉर एंड पनिशमेंट पढ़ के मतलब ये नहीं कर सकते कि हाँ नहीं मैंने तो डॉस्टोयेव्स्की पढ़ा है, मैं क्या क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ के कह नहीं सकते. ऐसे टाइम लगता है टू गेट देयर. तो अब हम इसका निर्णय जो हमने डिस्कशन किया वो लोगों पे डाल देते हैं, हमारे दर्शकों पे डाल देते हैं. आज रुकते हैं, लेकिन आप बोलो कि हम लोग को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो यार. सब्सक्राइब करो प्लीज, सब्सक्राइब करो और कमेंट में हमें बताओ कि अगला डिस्कशन किस बात पे सुनना चाहोगे. आज के डिस्कशन के बारे में आपको क्या लगा, आप क्या सोच रहे हो, आपके घर पे कैसा माहौल था, होता है, क्या आपके माँ बाप भी आपको कंफर्ट जोन खुद देने के बाद खुद ही उस पे टोकते हैं? और कमेंट क्रिएटिव करना. आपको भी होमवर्क देने लग गए हैं यहाँ पे. नहीं, मैं ये बोलता हूँ कि कमेंट करते वक्त मैं स्टेरॉइड लेता हूँ तो ये भी स्टेरॉइड लेती है, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है. हम अपना देख लेंगे. आप ये बात लिखिए जो आपको क्रिएटिवली इस पे इनपुट दे सकते हो, वैल्यू एडिशन कर सकते हो. कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. तो बायलैटरल कम्युनिकेशन के जरिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, वरना हम नहीं बढ़ सकेंगे. तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आपको ये कैसे लग रहा है, और पसंद आ रहा है तो क्यों आ रहा है, और पसंद नहीं आ रहा है तो क्या होना चाहिए जिससे आपको पसंद आए. थैंक यू वेरी मच. See you next week. Bye.